तो आदाब नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी चीन से है। चीन में आज भी इस कहानी को सुनते हैं, सुनाते हैं। वहाँ की वेबसाइट पे, न्यूज पोर्टल पर, बहुत सारी जगह पर इस कहानी का जिक्र मौजूद है। और पुलिस के लिए ये कहानी आज भी एक पहेली बनी हुई है। करीब 29 साल गुजर चुके हैं इस कहानी को, और इस रहस्य को आज तक चाइनीज पुलिस भी सुलझा नहीं पाई। चाइनीज जो चाइनीज कहानी है, सुनने में ऐसा लगता है कि भूत प्रेत की कहानी हो, लेकिन इसमें क्राइम का एंगल भी मौजूद है। लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो रिकॉर्ड पर ये बताती हैं कि कहानी काल्पनिक नहीं है। चीन में इस कहानी को बहुत से लोग कई कहानी के नाम से याद करते हैं। कुछ लोग इसे द बर्थ टू प्रेग्नेंट कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं रूट नंबर 375, एक रात के रहस्य में कहानी। बहुत सारे नाम है इस स्टोरी के। कहानी है 14 नवंबर 1995, 14 नवंबर 1995 की। बीजिंग से शुरू होती है एक कहानी। नवंबर का महीना था, ठंड का मौसम था, और ठंड भी कुछ ज्यादा थी, कोहरा भी था बहुत ज्यादा। और उसी रात 14 नवंबर 1995 को बीजिंग में ही रूट नंबर 375 की एक बस चलती है। इस बस को युआन मिंग टर्मिनल पर पहुंचना था, और ये उस रात की आखिरी बस थी। बल्कि युआन मिंग जो टर्मिनल है जहां से बस चलती है, तो उसकी जो आखिरी डेस्टिनेशन थी वो थी जियांशियांग, और ये बीजिंग की लोकल बस थी। तो रूट नंबर 375 इसका जो रेगुलर नंबर था वो था। हर शहर में अलग अलग होते हैं। रात का वक्त होता है और ये आखिरी बस होती है उस टाइम की। अपने वक्त से बस चलती है और टर्मिनल से निकलती है। कई मुसाफिरों को अलग अलग स्टॉप पे उतारते हुए आगे बढ़ती है बस। आखिर में एक टर्मिनल पर जाकर, एक स्टॉप पे जाकर पहुंचती है। लेकिन जिस बस स्टॉप पे पहुंचती है उससे 5 से 7 स्टॉप पहले एक स्टॉप होता है जहां पर ये पहुंचती है। इस बस में एक ड्राइवर था, एक कंडक्टर मौजूद था, और मंजिल पे पहुंचने से 6 स्टॉप पहले इस बस में एक कपल सवार होता है, और उनके साथ एक बुजुर्ग लेडी और एक यंग लड़का। तो कुल 4 लड़के इस बस में सवार होते हैं। इससे पहले जो भी मुसाफिर होते हैं सब उतर चुके होते हैं। अब बस में कुल सिर्फ 4 लोग होते हैं, जिसमें 2 स्टाफ और 2 एक कपल और एक लेडीज और एक यंग लड़का, और बस चल पड़ती है। और बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था, ठंड भी ज्यादा थी, तो और सन्नाटा भी बहुत ज्यादा, क्योंकि आखिरी बस थी, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया था। और वैसे भी ठंड के मौसम में लोग कम बाहर निकलते हैं। और जो बस जिस रूट से निकल रही थी शहर से बाहर का रास्ता था, और खामोशी भी फिर बहुत ज्यादा थी, क्योंकि बस का शोर जो होता है फिर खामोशी में वहीं से सुनाई देता है। अब मंजिल से 4 स्टॉप पहले ड्राइवर को एक बस स्टॉप को कुछ सवारियां दिखाई देती हैं। वो 2 लोग होते हैं, बस स्टॉप पे खड़े हुए होते हैं, और ड्राइवर को पता था कि मुसाफिर हैं, बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, तो वो बस रोक देता है। बस के अंदर सन्नाटा था, 4 मुसाफिर थे और 2 ड्राइवर कंडक्टर थे, और बाकी कोई नहीं था, सन्नाटा था पूरी बस के अंदर। तो वो 2 लोगों को देखकर ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है, और दोनों मुसाफिर बस में पिछले गेट से दाखिल हो जाते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो उन्हें देख के लगता है कि वो 2 नहीं बल्कि 3 है। उन दोनों ने बीच में एक शख्स को ऐसे पकड़ रखा था, ऐसे उन्होंने किसी को सहारा दिया हो। देखने में 2 लग रहे थे, जब दाखिल हुए तो 3 पता लगा 3 थे। लेकिन दाखिल होने के बाद भी उनका चेहरा साफ नहीं समझ आया। उसकी वजह यह थी कि इन्होंने ट्रेडिशनल चाइनीज दौर का पुराना जमाने की ड्रेस होती थी उस तरीके के कपड़े पहने हुए थे। ये बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि बस में लोग सवार थे, उन लोगों ने देखा तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा। उन्हें लगता है कि पहले 2 दिखाई दिए, फिर बाद में 3 दिखाई दिए। अब इनकी ड्रेस भी अजीब, इनकी चेहरे भी साफ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे थे। तो कुछ अनहोनी सी लग रही थी उस बस में बैठे हुए मुसाफिरों को। खैर वो सवार होते हैं और पीछे की तरफ जाकर बैठ जाते हैं। उनको देख के बस में सवार 4 मुसाफिर होते हैं, वो सब घबरा जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उनके ड्रेस और उनका हाव भाव, और जिस तरीके से तीसरे को लेकर सवार होते हैं। और जब तक वो घबराते वो सब कुछ करते, इससे पहले एक स्टॉप और आ जाता है, और स्टॉप आने का जो कपल होता है वो कपल उतर जाता है। अब बस में कुल 2 ड्राइवर, कंडक्टर और 2 लोग, जो एक बुढ़िया और एक यंग लड़का होता है, मतलब कुल 4 लोग उस बस में मौजूद होते हैं, इन 3 लोगों के अलावा। अब इस बस फिर चल पड़ती है, लेकिन बस में अब भी बहुत खामोशी सी थी। जो बुजुर्ग लेडी होती है बस की बीच वाली सीट पर बैठी होती है, उसकी अगली सीट पे वो यंग लड़का बैठा हुआ था, और ये लोग पीछे बैठे होते हैं, जो 3 मुसाफिर बाद में चढ़े थे। लेकिन उस बुजुर्ग महिला की बार बार नजर पीछे जाती है, जो लोग बैठे होते हैं पीछे उनके ऊपर, और जब भी उन्हें देखती थी वो घबरा जाती थी, चौंक जाती थी।
खैर काफी वक्त गुजर जाता है। इसके बाद अचानक जो बुजुर्ग लेडी होती है वो खड़ी होती है और जोर जोर से चीखने लगती है और कहती है कि जो लड़का बैठा है आगे मेरे, और उसके कपड़े पकड़ लेती है और एक तरह से उसे लगभग डांटने लगती है कि मेरा पर्स गायब हुआ है, तुमने मेरा पर्स चुराया है। लड़का अचानक घबराया था, क्या हुआ, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं, मैं तो आगे पता बैठा हुआ था और मैं कैसे पर्स चुरा सकता हूँ। बुजुर्ग लेडी लड़ने लगती है और काफी शोर शराबा करती है, कंडक्टर भी आ जाता है। अब दोनों में झगड़ा होने लगता है तो कंडक्टर कहता है कि क्या बात है, क्या मसला है, तो लेडीज कहती है कि इस लड़के ने मेरा पर्स निकाल लिया है। लड़का कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन बुढ़िया जो होती है बुजुर्ग लेडी, वो अपनी बात से मुकरती नहीं, कहते नहीं, इसी ने मेरा पर्स चोरी किया है और अगले स्टॉप पे आप पर्स रोकिए, मैं पुलिस को बुलाऊंगी और इसकी कंप्लेंट पुलिस के खिलाफ, पुलिस में इसकी कंप्लेंट करूंगी। कंडक्टर ड्राइवर उसे काफी समझाते हैं लेकिन वो बुजुर्ग लेडी मानती नहीं, कहती नहीं, तुम अगले स्टॉप पे बस रोको, मैं इसे पुलिस को हवाले करूंगी, पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी। आखिरकार ड्राइवर को गुस्सा आता है और अगले स्टॉप जैसे ही आता है वो बस रोक देता है। जैसी बस रुकती है, बुजुर्ग लेडी उस लड़के का हाथ पकड़ के उसे नीचे उतार देती है। अब दोनों नीचे उतर जाते हैं, बस आगे चली जाती है। लड़का गुस्से में होता है कि आपने ये रात के वक्त ये आपने मेरे साथ क्या किया, आपने मुझे यहाँ उतार दिया, अब यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ मौजूद है। तो बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा, यहाँ पर पुलिस स्टेशन नहीं है और ना ही मैंने तुम्हें ले जाने के लिए उतारा है, बल्कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अब लड़का गुस्से में था, फिर वो कहता है कि आपने मेरी कैसे जान बचाई, मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या हो सकता है, आपने तो मुझ पर उल्टा चोरी का इल्जाम लगाया है। तो बुजुर्ग लेडी कहती है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मुझे बस से उतरना था तुम्हें लेकर, और ऐसा उतरना था कि किसी को शक ना हो, खासतौर पर पीछे 3 लोग बैठे थे, उनको नहीं लगना चाहिए था कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इस तरीके का गेम बनाया और तुम्हें इसमें अपने साथ उतारा। तो लड़का पूछता है कि ऐसे क्या बात हो गई। तो बुजुर्ग लेडी कहती है 3 मुसाफिर अजीब से हुलिये में पीछे बैठे हुए थे, तुमने देखा था। तो लड़का कहता हाँ मैंने देखे थे, वो बहुत अजीब थे। तो बुजुर्ग लेडी कहती है कि मेरी नजर उन्हीं लोगों पे थी हमेशा से, शुरू से, मतलब जब से वो बस में चढ़े जब से। वो कहती है जब मैंने बीच में देखा, जो हवा चलती है, जब उनके कपड़े उड़ते हैं, और जब मैंने उन तीनों को ध्यान से देखा और उनके पैरों की तरफ देखा, तो वो तो बस में खुद से चढ़ के सवार हुए थे, लेकिन जब मैंने उन हवा चली और उनके पैरों की तरफ देखा, उनके पैर नहीं थे। इसके बाद लड़का कहता है कि आप कैसे उल पटांग की बातें कर रही हो, क्या है। तो बुजुर्ग लेडी कहती है कि मेरी इतनी उम्र है, मेरा बहुत तजुर्बा है और मैं बहुत कुछ जानती हूँ, मैं बहुत सोच समझ के बात कर रही हूँ। थोड़ी देर के बाद फिर वो बुजुर्ग लेडी कहती है चलो, यहाँ पर पास में पुलिस स्टेशन है और वहां चलते हैं। अब बस स्टॉप पर उतरने के बाद बुजुर्ग महिला को इस जो एक्सीडेंट हुआ है इसके बारे में पुलिस में बता रहा था, क्योंकि उस लेडी के हिसाब से ये तीनों नॉर्मल इंसान नहीं थे। हालांकि इससे पहले बस के अंदर घबरा रही थी, तो कंडक्टर ने समझाने की कोशिश भी की थी कि हो सकता है किसी ड्रामा कंपनी में काम कर रहा हो, कोई एक्टर हो, और इस तरीके के ड्रेस पे, ट्रेडिशनल ड्रेसेस में हैरानी की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो लेडीज होती है मानती नहीं है और वो उस लड़के को लेकर बस से उतर जाती है और पुलिस को कॉल इन्फॉर्म करती है। अब दोनों पुलिस के सामने होते हैं। अब लेडीज जो होती है पुलिस के सामने जो बयान देती है कि मैं रूट नंबर 375 बस में से आई हूँ, उसमें 6 स्टॉप या 5 स्टॉप पहले 3 बहुत ही रहस्यमय तरीके के लोग चढ़ते हैं और मैंने उनको देखा, उनके कपड़े, उनका हुलिया, उनके ट्रेडिशनल ड्रेस बहुत कुछ देखा, बहुत ही अलग कल्चर के थे और बहुत अलग से लग रहे थे। वो कहती है मैंने उनको कुछ देर बाद देखा तो उन लोगों के पैर नहीं थे। जब पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस भी कहती है, उन्हें भी हंसी आती है इस बात पे, कहती है कि ये तो 95 चल रहा, आप तो कैसी बात कर रही हो और ये तो बहुत पुरानी बात है। तो पुलिस को लगा हो सकता है इस लेडीज की उम्र हो गई है या फिर इसका थोड़ा सा दिमागी संतुलन सही नहीं है। फिर लड़के से पूछा, लड़के की हिम्मत नहीं होती लड़का इस तरीके से कुछ बयान दे दे। तो खैर वो कुछ नहीं बताता लड़का, और लड़का नॉर्मली रहता है। लेकिन लेडी होती है वो अपने बयान पर अटल रहती है, कहते नहीं वो लोग जो 3 लोग चढ़े थे वो नॉर्मल नहीं थे, बल्कि एक तरीके से बहुत अलग लोग थे वो। खैर पुलिस ने दोनों की बात सुनी और पुलिस को लगा कि लोग ऐसी हैं और कोई इस कहानी में लोगों का सिर पैर है नहीं, लोगों का वहम ही होगा। तो खैर पुलिस वालों ने रिपोर्ट तो नहीं लिखी, कहते हैं कि चलिए आप एक काम करिए, जाइए, हम लोग देख लेंगे। अब लेडीज वहां से अपने घर और लड़का अपने घर चल देते हैं। अब बात तो यहाँ खत्म हो जाती है। 14 नवंबर की रात होती है, अब रात बीत जाती है। 15 नवंबर की सुबह अचानक जिस बस डिपो में पहुंचना था, जिस जो 375 रूट नंबर के बस जिस डिपो पे जाना था, जो इसका आखिरी डिपो था, ये बस वहां नहीं पहुंचती है।
बल्कि जो जहाँ ये लेडीज उतरी थी इस लड़के को लेकर, उसके 4 स्टेशन बाद ही बस वहां से गायब हो जाती है। अब ये बड़ी हैरानी की बात होती है कि जहां से पहुंचना था वहां सुबह तक नहीं पहुंचती है, और ये बस 4 स्टेशन पहले ही वहां से गायब हो जाती है। तो हर तरफ इसकी छानबीन शुरू होती है बस पे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। उसके बाद ये बात पुलिस में जाती है कि एक सरकारी बस, इसका नंबर ये है 375, और ये यहाँ से यहाँ तक चलती है, और 4 स्टॉप तक पहले तक ये बस दिखाई दी, इसमें मुसाफिर भी दिखाई दी गए, लेकिन डिपो आने से 4 स्टॉप पहले ये बस एकदम गायब हो जाती है, और उसके बाद ये बस का कहीं आता पता नहीं चलता। और इत्तेफाक होता है कि उसी 4 स्टॉप पहले जहाँ पर ये लेडीज और जो लड़के होते हैं जो उतरते हैं। अब पुलिस के बाद जब बात जाती है तो पुलिस हर थाने में ये अलर्ट कर देते हैं कि एक बस गायब है, इसमें ड्राइवर और कंडक्टर समेत काफी सवारी भी गायब है, और डिपो से 4 स्टेशन पहले बस गायब हो गई है। अब जैसी खबर उस थाने में पहुंचती है, इसमें लेडीज पहुंचती है, अब जैसी खबर उस थाने पहुंचती है तो वो थाने वाले के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि रात को ये बस एक बुढ़िया लेकर आई थी कहानी कि एक बस थी। अब जब रिपोर्ट आ जाती है और जब रिपोर्ट बताती है कि बस गायब हो गई है, तो पुलिस वालों के फिर कान खड़े रहते हैं। खैर, उन्होंने जाने से पहले पुलिस वालों ने एक काम अच्छा करा था कि उन्होंने उस लेडीज के और उस लड़के के नंबर नोट कर लिए थे, और वो पुलिस वालों ने फिर दोबारा बुलाते हैं, और इस बार उन्हें बड़ी सीरियस तरीके से उनसे पूछताछ होती है। उन्होंने फिर वही दोबारा कहानी दोहराई जो कहानी उन्होंने उस रात को सुनाई थी। लेडीज बताती कि मैंने देखा उनके पैर नहीं, उनका हुलिया नहीं, उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस थी, और इस तरीके से। तो और ये लड़का उस बस में मेरे साथ अकेला बैठा हुआ था, मैंने झूठा इल्जाम लगा के बस से उतार लिया था, वरना इस लड़के का भी हाल उसी बस के साथ एंड हो जाता। अब ये बात पुलिस लिखती है, अब ये खबर मीडिया में भी लीक हो जाती है, लेकिन बस का कोई अता पता नहीं मिलता। एक ड्राइवर या कंडक्टर गायब होता तो गलत बात थी, लेकिन पूरी की पूरी बस गायब हो गई, बहुत बड़ी चीज होती है। तो मीडिया में भी चीज बहुत तेज उछाल मारती है। तो पुलिस के जरिए भी इस लेडीज और इस लड़की की कहानी भी मीडिया के जरिए पहुंचती है। अब देखते देखते 15 नवंबर की शाम को उसके न्यूज़पेपर होते हैं बीजिंग के अंदर, उसमें स्टोरी फ्रंट पेज पर आने शुरू हो जाती है, और इस लेडीज और लड़के की कहानी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। और जो बीजिंग के लोकल चैनल होते हैं और जो रेडियो होता है, वहां पर ये लोग अपने अपने कहानी और इंटरव्यू के द्वारा बताना शुरू कर देते हैं। मतलब काफी ज्यादा इन लोगों की हाईलाइट बन जाती है इस कहानी को लेकर। और अब वहां पर कई तरीके की बातें होनी भी शुरू हो गई कि बस चले, बस गायब हो गई, गायब होने के पहले इसमें 3 रहस्य में लोग सवार होते हैं, और एक आई विटनेस लेडीज ने अपने आंखों से खुद देखा है कि वो लोग नॉर्मल नहीं थे बल्कि कुछ और थे, और लेडीज ने अपने साथ साथ एक बच्चे की भी जान बचाई। और इन लोगों को करते ही इस बस में 4 स्टॉप पहले ही एक तरीके से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। अब ये सारी बातें मीडिया में आने लगी, न्यूज में आने लगी, हर तरीके की मीडिया में आने लगी। बस कहीं मिलती ही नहीं। अब 2 दिन बीत जाते हैं, 14 तारीख की रात की बात होती है। अब 16 नवंबर आ जाता है। अब 16 नवंबर को खबर मिलती है कि जिस डिपो में इस बस को पहुंचना था, जिस डिपो में इस बस को पहुंचना था, उससे 100 किलोमीटर दूर प्रेग्नेंट हिल के पास एक नदी है, उस नदी में बस मिली डूबी हुई है। अब पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, बस को निकाला जाता है। वो बस वो 375 रोड नंबर की बस थी जो यहाँ पर चली थी। बस के अंदर से कुल 5 लाशें निकलती हैं, एक ड्राइवर की, एक लेडी कंडक्टर की, और 3 और लाशें होती हैं। लेकिन जब ये लाशें निकाली गई तो वहां पर जितने मौजूद लोग थे और जो पुलिस और डॉक्टर थे, वो सारे सहम जाते हैं और घबरा जाते हैं। इसलिए घबरा जाते हैं कि उन 5 लाशों में से 2 लाशें तो नॉर्मल थी, ड्राइवर और जो लेडीज कंडक्टर होती उनकी, और जो बाकी की 3 लाशें थी वो ऐसी लग रही थी कि पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, सड़ गई हैं, और ना मालूम इनकी मौत को कितना अर्सा गुजर चुका है। जबकि सिर्फ 2 दिन पहले ही बस गायब हुई थी। 14 नवंबर को बस गायब हुई थी, 16 नवंबर को इस नदी से बस बरामद हुई थी। मतलब सिर्फ 2 दिन के गैप में इतनी बुरी तरीके से डिकम्पोज हो गई थी 3 बॉडियां कि कहा नहीं जा सकता। अब जो फोरेंसिक टीम है, जो पोस्टमार्टम करता है, वो भी हैरान होते हैं कि वो भी कहते हैं कि इन 3 की मौत अभी नहीं हुई है, जो 3 बॉडियां हैं बहुत पुरानी हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये जो 3 लोग थे लास्ट 3 जो बस में चढ़े थे, क्या ये बाकी में इंसान नहीं थे, क्या भूत प्रेत तक क्या था? अब आज के दौर में सारी चीजें आदमी बिलीव तो करता नहीं है, लेकिन जो सारी चीजें सामने थी और जो 3 लाशें थी वो अजीब अजीब कहानियां बता रही थी, पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और इसके बाद एक नई चीज आती है,
जब डिपो से संपर्क किया जाता है, पूछा जाता है कि जब बस आपके डिपो से 100 किलोमीटर दूर झील में कैसे पहुंच गए, तो डिपो ने कहा कि जब बस इतनी दूर जा ही नहीं सकती, कि बस कहती है कि जो पेट्रोल होता है बस में डालने के लिए वो फिक्स होता है, मतलब इस रूट से इस रूट तक जाने के लिए इसके बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही इन लोगों को पेट्रोल दिया जाएगा, डीजल दिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। अब ये बस 100 किलोमीटर दूर चली है, इतना इस बस में डीजल एक्स्ट्रा मौजूद नहीं था। मुश्किल से इस बस में इतना डीजल मौजूद था कि 10, 20 या 30 किलोमीटर तक का सफर कर ले, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन 100 किलोमीटर का सफर करना इम्पॉसिबल है। अब ये कैसे गई ये मालूम नहीं। क्या ड्राइवर ने भरवाया था पेट्रोल? अगर ड्राइवर ने भरवाया था तो क्यों भरवाया था? ड्राइवर ऐसे भरवा नहीं सकता, क्योंकि बस सरकारी, और सरकारी बस में ड्राइवर अपनी मर्जी से पेट्रोल नहीं भरवा सकता, उनका पेट्रोल फिक्स होता है। अब जब उसके फ्यूल टैंक को खोल के चेक किया गया बस के, तो उसमें कोई डीजल ऐसा नहीं मिला जो बिल्कुल हो, नॉर्मल हो, बल्कि उसके अंदर सिर्फ ब्लड भरा हुआ था। अब ब्लड से तो बस चल नहीं सकती। हालांकि उस बस में एक चीज और थी, बस गैस से भी चलती है, लेकिन जब उसमें फ्यूल टैंक में देखा गया तो उसमें गैस भी मौजूद नहीं थी, लेकिन उसका फ्यूल टैंक था उसके अंदर ब्लड भरा हुआ था, खून। अब ये बड़ी अजीब सी चीज थी। इस दौरान में उस दौर में भी चीन में भी जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, यानी कि आज से 30 साल पहले चीन में सीसीटीवी कैमरे की शुरुआत हो चुकी थी। अब सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कि बस कहाँ कैप्चर हुई, कहाँ आई, कहाँ गई, सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में देखा गया। उस कैमरे में यहाँ तक का तो रिकॉर्ड हुआ कि लड़का और लेडीज औरत उतरी है और ये लोग यहाँ से आगे बढ़े, लेकिन बस इसके बाद से कहाँ गई है वो सब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड आज तक नहीं हुआ, और इसका जवाब भी किसी के पास मौजूद नहीं है कि क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्या वजह थी। तो ये सारे वो सवाल थे, इनकी बीजिंग पुलिस ने पूरी जांच की, लेकिन आज 29 साल गुजर चुके हैं, 14 नवंबर 1995 का मामला है, और आज तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला है कि उस बस में वो 3 लोग कौन सवार हुए थे, वो बस उस नदी में कैसे पहुंची, उस बस में इतना फ्यूल नहीं था कि वो 100 किलोमीटर दूर जा सके, तो इतनी दूर पहुंच बस कैसे पहुंची। और ये 5 लाशें मिलती है, उसमें 2 लाशें नॉर्मल होती है, 3 लाशें इतनी बुरी और डिकम्पोज होती हैं कि वो पता नहीं लग पाता कि अब इनकी मौत इस हादसे में हुई है या बहुत साल पहले हुई है इनकी मौत। तो ये थी आज की कहानी, मिस्ट्री उस बस की 375 की, जिसका रहस्य आज भी 30 साल बाद एक रहस्य बना हुआ है। अगर आपके पास इस कहानी के रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो मुझसे जरूर शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। अब मिलते हैं कल अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।